नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं, समाज सेवा का क्षेत्र हो या व्यवसाय का, दोनों ही क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम कमाया है। एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, लेकिन आज कर्रा अंचल की एक बहुत बड़े व्यवसायी के रूप में पहचान इन्होंने बनाई है। तो मिलिए समाज सेवी और व्यवसायी सुरेश बंधु जी से। अपने पैतृक परंपरा को आगे बढ़ाया है, तो ग्रामीण परिवेश में रह के ये शिक्षा दीक्षा आपकी हुई है और दुकानदारी की जो लाइन आपने पकड़ी है, उसके बारे में बताएं कि शुरुआत कैसे हुई इसकी। वैसे मेरे पिता चाहते थे कि मैं डॉक्टर्स बनूं। उसके विद्या अध्ययन के लिए मैंने स्नातक बीएससी करने के बाद ग्वालियर गया, कंपटीशन की तैयारी की। योग संयोग माने सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पिता ने कहा करेरा में आपने मकान ले लिया है, 24 घंटे तो पढ़ते नहीं हैं, आधी तैयारी आपकी हो गई है, आप करेरा में यहाँ अध्ययन किया करें और फ्री हो तो अपना कुछ शौक चलाया करें। तो 1983 सितंबर में नवदुर्गा में यहाँ हमने ओपनिंग की। शुरुआत कपड़े की दुकान से की। परिचय क्षेत्र ग्रामीण अंचल में हमारा रहा, उससे हमारा व्यवसाय चल गया। तो रुका यहाँ स्टडी के लिए था, लेकिन व्यवसाय चला, पैतृक व्यवसाय था, उसको हम समझते थे। पिताजी के साथ बचपन से जो किया, तो फिर पढ़ना कैंसर रहा और व्यवसाय करने लगे। मतलब ये कहा जा सकता है कि आपका ये छोटा सा गांव है बामौर, और शुरुआत जब आप अध्ययन कर रहे थे तो शायद वहाँ दुकान रही होगी पिताजी की, और उस दुकान से ही शायद शुरुआत हुई होगी। तो वो क्या उम्र थी जब आपने वहाँ दुकान संभालना चालू कर दी थी या पिताजी का हाथ बटाना चालू कर दिया था वहाँ बामौर में? वो तो विद्या अध्ययन के बाद प्राइमरी मिडिल स्कूल जब अपन ने किया, फ्री हो तो अब पिता का साथ देने लगते हैं। फिर उसके बाद विद्या अध्ययन को जब अपन बाहर चले गए, तो जब छुट्टियाँ हुई, घर पे आना हुआ, तो शेष जो फ्री समय है उसमें पिताजी का साथ देते थे। तो व्यवसाय का जो ग्रामीण अंचल परिवेश का जो व्यवसाय है, उसका कुछ तो अध्ययन था ही। अब अपन बड़ी जगह में आ गए, तो अपन ने छोटा काम किया, बड़ी जगह आके हमने महसूस किया कि वहाँ से यहाँ तो बहुत अच्छा काम है, तो वो अध्ययन न करके फिर व्यवसाय लाइन में आ गए। अच्छा, लेकिन ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो मल्टीपर्पज़ दुकान होती है, छोटी सी, किराने का सामान भी है, कपड़ा भी है, मनिहारी भी है, जनरल स्टोर भी है। लेकिन सीमेंट का जो व्यवसाय आपने यहाँ शुरू किया और एक बहुत नाम सीमेंट के व्यवसाय में कमा लिया है आपने यहाँ इस क्षेत्र के कहें या इस अंचल में कहें, तो ये सीमेंट का व्यवसाय करने के दिमाग में कैसे आया कि नहीं हमें सीमेंट का व्यवसाय चुनना है? आप एग्रीकल्चर का व्यवसाय चुन सकते थे, किराने का व्यवसाय चुन सकते थे, कपड़े का व्यवसाय चुन सकते थे, लेकिन सीमेंट की तरफ रुझान कैसे आया? नहीं, सीमेंट के में ऐसा आया कि एक तो पहले उस समय 83 में लेवी चलती थी जी, और शासन ने 84 में नॉन लेवी सीमेंट चलाया। तो सीमेंट में पहले बहुत पाबंदियाँ थी, बहुत मुश्किल से लोगों को सीमेंट उपलब्ध होता था। शासन ने नॉन लेवी सीमेंट अवेलेबल कराया, तो 84 से मैं सीमेंट का व्यवसाय किया। 1987 में मैं अधिकृत विक्रेता बना। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का प्लांट लगा था 1987 जनवरी में। जब से प्लांट लगा तब से मैंने उसकी एजेंसी ले ली। उस प्लांट से जितना सीमेंट अपने को मिल जाता था
अधिकृत रूप में अपन बेचते थे, और नहीं मिलता था तो अन्य कंपनियों से सीमेंट लेके बेचते थे। हमारे पिता का जो व्यवसाय रहा उसको ध्यान में रख के हमने यहाँ भी उसी व्यवहार को अपनाया। तो करेरा नगर के लोगों का हमारे प्रति रुझान रहा, मृदु भाषु में देना, मृदु भाषा में देना है, सस्ता देना है, उचित देना है, ग्राहक की पूरी सेवा करना है, उसको सर्विस देना है। उसका ये परिणाम रहा कि करेरा नगर के वासियों ने हमें बाजार की सेल का लगभग 60 से 70% व्यवसाय हमें अकेले को दिया, जबकि उस समय भी यहाँ 5-6 दुकानें हुआ करती थी जी। और अन्य जो व्यवसाय था उसमें वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। अपन कहें कि सीमेंट में ही कैसे आए, तो सीमेंट में आने का कारण ये रहा कि और वस्तु में अपन ने वो मुनाफा नहीं कमा पाई जो मुनाफा सरलता में सीमेंट में मिली। तो जिसमें सरलता हो, जिसमें सहजता हो, और उसमें हर व्यक्ति चाहता है कि अपन उस व्यवसाय को चले। तो जो कपड़े का काम किया, फर्टिलाइजर का काम किया, उसे बंद किया, और सीमेंट की सेल क्षेत्र में मेरा नाम, करेरा के आसपास के 100 गांवों में मेरा नाम, और 70% कस्टमर का अपने यहाँ आना। तो बस अपने पास मेन पावर उतनी थी कि अपन उस 70% कस्टमर को, बाजार के को खबर कर पाते थे। तो और शेष काम अपन ने बंद करके लगभग 93 से सिर्फ सीमेंट का काम किया। सीमेंट का जो कार्य क्षेत्र आपका रहा है, तो दुकान पे बैठ के आपने सीमेंट बेचा है, आसपास के इलाकों में भी आपने लोगों को सीमेंट दिया, तो एक क्राइटेरिया क्या रहा? पूरा ब्लॉक आपने संभाला है या पूरे जिले का काम भी शायद आपने यहाँ करेरा से देखा, तो उसके बारे में बताएंगे थोड़ा। पहले धीरे धीरे जब सीमेंट का हमारा व्यवसाय हुआ, लोगों का अट्रैक्शन हमारे प्रति रहा, हमारा स्वभाव, प्रकृति, सत्यता, ईमानदारी को लोगों ने परखा, तो हमारा मनोबल बढ़ा। यहाँ हमें हमारी क्षमता से अधिक हमें मान मिला, सम्मान मिला और सहयोग मिला। तो हमारा मन बढ़ा, हमारा आत्मबल बढ़ा। तो हम फिर भोंती, सिरसा, दिनारा, मतलब पिछोर परगना और करेरा परगने का हमने व्यवसाय किया, और उसमें सफलता भी मिली, नाम भी मिला, कीर्ति भी मिली, उन्नति भी हुई, पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ मिला। सफलता का आकलन तो इस बात से किया जा सकता है क्योंकि जब भी आपने सीमेंट की कंपनी का काम किया हो, किसी भी कंपनी का आपने सीमेंट बेचा हो, उन कंपनियों ने लगातार आपको देश और विदेश की यात्रा भी कराई है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो विदेश की यात्राएं आपने की हैं, वो कितनी यात्राएं की है, कहाँ कहाँ की यात्रा की है, और कंपनी ने आपको उसके लिए क्यों चुना? उसमें टारगेट होते थे। तो हम तो आम बेचते थे, आम के आम और गुठलियों के दाम। जो यात्रा का उद्देश्य हमारा नहीं रहा, हमने पूरी लगन से, निष्ठा से और ईमानदारी से काम किया, और अपन ने लगन से काम किया, सेल की, तो उसके इंसेंटिव में हमें फॉरेन ट्रिप मिली। तो 8 देशों की यात्रा कर चुका, जिसमें मैं मॉरिशस, नेपाल, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, दुबई, ये 8 लगभग देशों की मैंने यात्रा की। और उस यात्रा के बाद भी देश में भी विदेश यात्रा जैसा ही माहौल अंडमान निकोबार में रहा। हमारा अपना पार्ट है, लेकिन वहाँ भी जाने की मेरी बड़ी ललक थी। जो अपन इतिहास पढ़ते थे कि वहाँ काला पानी रहा, वहाँ जेल रही, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस तरह से दंडित किया गया, तो वो मेरी बड़ी अभिलाषा थी, वो भी कंपनी की ओर से हमें पूरी हुई। सेल्युलर जेल को मैं स्वयं आँखों से देख के आया, और वहाँ मैंने देखा कि वास्तव में लोगों ने हमें स्वतंत्र रखने में, हमें स्वतंत्र करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, और देशवासियों ने बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। शायद उसका मूल्यांकन आम व्यक्ति आज नहीं समझ सकता। एक दौर बंधु जी ऐसा भी आया था कि कंपनी ने आपको विदेश यात्रा के लिए नाम प्रपोज कर दिया था, आपका टिकट भी हो गया था, लेकिन आपने वो विदेश यात्रा त्यागी थी। तो वो क्या मंजर था, वो थोड़ा सुनना चाहेंगे। वो मेरे पिता वृद्ध थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, विदेश जाने के लिए 8-10 दिन बाहर रहना है, वो अस्वस्थ हैं। तो एक्चुअल जब से वो अस्वस्थ हुए तो 2-3 वर्ष, 4 वर्ष मैंने ये अपना संकल्प ले लिया था कि मुझे अपने पिताजी के पास रहना है, करेरा में रहना है, केवल 1.5 डे के लिए बाहर जाना है, और वो यात्राएं मैंने केवल अपने पिताश्री की सेवा के लिए। ऐसा ना हो कि कभी कुछ परेशानी आ जाए या कोई दिक्कत हो जाए और मैं बाहर हूँ,
तो एक्चुअल उनके अस्वस्थ होने पे मैंने ये संकल्प ले लिया था कि जब तक मेरे पिता हैं तब तक मैं उनके साथ रहूँगा, और उतने समय तक मैं 2 दिन के लिए भी कभी देश में भी नहीं गया। जब तक मेरे पिताश्री रहे तब तक मैं करेरा में रहा, अगर वे हॉस्पिटल में रहे तो मैं हॉस्पिटल में रहा। कभी ऐसा मैंने अपने पिता को नहीं छोड़ा कि 2 दिन वो हॉस्पिटल में हूँ, मैं करेरा अपने काम को आ गया। अगर पिता मेरे हॉस्पिटल में हैं, वर्ष 1.5 वर्ष के बाद अस्वस्थ हो गए कभी, तो उन्हें नर्सिंग केयर के लिए भेजना पड़ा, तब पिताजी रहे तो मैं रहा। अगर पिताजी मेरे घर आए हैं तो मैं उनके साथ हूँ। तो मैं न देश में गया, और विदेश यात्राओं को तो मैंने अपनी जगह अपने परिजनों के लिए भेजा, जिससे वो भी आनंद लें, और मैं पिताजी के सानिध्य में रह के यहाँ आनंद लेता रहा। तो ये आज का अगर समय देखा जाए तो बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो कि माता पिता को इतना महत्व देते हैं, क्योंकि ये आजकल जो वृद्धा आश्रम चल रहे हैं, संचालित हैं, उनमें देखी जाए तो वृद्धों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, और वो कहीं ना कहीं वो वृद्ध वहाँ पहुँचे हैं जिनकी संतान होने के बावजूद भी वो उनको नहीं रख पा रहे हैं। तो इसको लेके क्या कहेंगे, समाज में कैसा देखते हैं आजकल आप? बहुत दुखित, पीड़ादायक और कष्टकारक विषय है। नैतिक पतन बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल हमें अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। पिता का आप कितना भी सेवा कर लें, उसका 1-2% भी अगर आप कर लेंगे तो अपने को जीवन में धन्य माने। पिता का, माता का जो बच्चों के लिए समर्पण होता है वो कोई भी पुत्र नहीं दे सकता। एक चीज़ और देखने को मिलती है कि आज की समय में हर व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है, और राजनीतिक दल का ठप्पा उसके ऊपर लगा होता है। लेकिन कहें तो मानसिकता आपकी भले ही विचारधारा किसी भी पार्टी से मेल खाती रही हो, लेकिन किसी राजनीतिक दल का आज तक आप पर ठप्पा नहीं लगा है। इसको लेके क्या है? हम देखो अपनी उदर पूर्ति के लिए व्यवसाय करते हैं। जिस बस्ती में हम रहते हैं वहाँ हमारा सभी वर्गों से रिश्ता है। राजनीतिक रूप से हम सहयोग करते हैं, और वह राजनीतिक व्यक्ति हमें समझता है कि हमने उसे सपोर्ट किया। लेकिन राजनीतिक ठप्पा हम इसलिए नहीं लगाते कि वो हमारा राजनीतिक कोई शौक नहीं है। लेकिन जब भी हमने जिस व्यक्ति का व्यक्तिगत रिलेशन में, या जिन भी पॉलिटिकल मैन को जिनसे हमारे रिश्ते हैं, उन्हें हमने सहयोग किया है, और उन्होंने महसूस किया है कि हमने उन्हें सहयोग किया। लेकिन ठप्पा लगने वाला विषय हमारा नहीं रहा। हम व्यवसायिक व्यक्ति हैं, बस्ती के हर व्यक्ति से व्यवहारिक और पारिवारिक रिश्ता रखते हैं। देखा ये भी गया है, और लोग भी ये कहते हैं कि नेता कोई भी अगर करेरा में आता है कस्बे में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या किसी अन्य दूसरे दल का हो, आपने एक बैनर लगा के उनका स्वागत किया। हर नेता का स्वागत सत्कार आपने किया, और ये भी लोग कहते हैं कि बंधु जी का तो एक ही बैनर रहता था, इसमें किसी का नाम नहीं होता है। करेरा नगर में आपका अभिनंदन है, स्वागत है, और वो बैनर कोई भी नेता आता था तो वही बैनर टंगता था वहाँ दरवाजे पे। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको ये है कि जो नेता है वो हमसे बहुत बड़ा है, और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे दरवाजे से निकल रहा है। तो हमारा जो संस्कार रहा, पिता से जो मुझे संस्कार मिले, वो किसी न किसी रूप में ग्रेट है। उसने देश में, दुनिया में और शहर में नाम किया है, और जिसने नाम किया है उसमें ऊर्जा रही है, और ऊर्जा रही है तो उसकी ऊर्जा का, उसके व्यक्तित्व का सम्मान करने का हमें राइट है। तो जो भी जिस दल का व्यक्ति निकला उसका हमने सम्मान किया, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे। आपने जो विदेश यात्राएं की हैं, इन यात्राओं के कुछ क्षण या कुछ यादगार पल जो आप साझा करना चाहेंगे? भाई, लोग तो विदेश यात्रा, देश के बहुत लोग जा रहे हैं, व्यापारियों का नेचर में आ गया है। लेकिन मैंने कई एक्टिविटी बिल्कुल हटके की, जैसे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर जाना, स्विट्जरलैंड में सबसे यूरोप की, मतलब मेरा शौक रहा कि स्पेशलिटी कहाँ है। माउंट एवरेस्ट चोटी, नेपाल बहुत लोग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल अपनी आँखों से माउंट एवरेस्ट चोटी को देखने नहीं आती, क्योंकि वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। मेरी ये हसरत में था, और मैं प्लेन से गया और अपनी पत्नी को भी ले गया, और दोनों ने लगभग 2 किलोमीटर दूर से
उसको देखा कि वास्तव में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं लगातार कंटिन्यू अपन चले जा रहे हैं। माउंट एवरेस्ट चोटी के पास प्लेन स्थिर हो गया और स्थिर होके हमने खुद देखा कि जिसको अपन आँखों के सामने उन चोटी को देखा और अपने आप को धन्य माना। समुद्र के सबसे नीचे जाना, तो मॉरिशस जब गया तो मैं पनडुब्बी में गया और 35 मीटर नीचे, लगभग 120 फीट नीचे समुद्र के नीचे गया और वहाँ जीव जंतु वनस्पति कैसे समुद्र के नीचे हैं वो सब देखा। ज्वालामुखी फटता है, तो मॉरिशस में जब हम गए तो ज्वालामुखी कहाँ फटता है, तो आँखों से देख के आए उसके ऊपर ही। तो ज्वालामुखी जब फटता है, एक्चुअल मॉरिशस में कभी ज्वालामुखी आया होगा तो बहुत छोटा, मतलब शिवपुरी जिले के बराबर पूरा देश है। पहला देश मॉरिशस ही गया और वहाँ जाके बहुत आनंदित हुआ क्योंकि वहाँ 60% हिंदुस्तानी हैं, 40% विश्व का आदमी है, 50% हिंदू है, 10% मुस्लिम है। वहाँ हिंदू मंदिर है, शंकर जी का बहुत पवित्र मंदिर है। तो वहाँ जाके भी हमने काफ़ी एक्टिविटी में भाग लिया। बाकी के जो और सब देशों में गए वहाँ सब पैसे का चमत्कार है। एक्चुअल विश्व के देशों में जाने के बाद जो आनंद भारत देश में है वो कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पैसा नहीं है। विश्व के लोगों ने उन पर्यटन प्लेसों पे एक्टिविटी के लिए पैसा खर्च किया है। हमारा जम्मू कश्मीर, हिमालय विश्व की सबसे सुंदर स्थान है, लेकिन वहाँ हम पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं किया। स्विट्जरलैंड में उन्होंने पर्वत के ऊपर ट्रेन ले गए, वहाँ जो रोपवे होता है इतने बड़े बड़े रोपवे बना दिए कि 100 रोपवे, 100 लोग एक रोपवे में बैठेंगे। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने राउंड एक 360 डिग्री पे घूम रहा है। इस तरह की एक्टिविटी की एक्चुअल भारत में जो संस्कृति है, जो विरासत है, ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। विश्व में अगर कोई चीज़ देखने को मिली जो पैसे से निर्मित की हुई चीज़ मिली। भारत वास्तव में महान है। हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, अपने को धन्य मानते हैं कि हमारा जन्म भारत जैसे देश में हुआ। समाज सेवा क्षेत्र की अगर बात करें तो हम पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपका जो समाज है, गहोई समाज, उसमें आपकी अभी तक की क्या क्या भूमिकाएं रही हैं और वर्तमान में आप क्या दायित्व निभा रहे हैं गहोई समाज का? देखो, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो समाज के लिए तो आप कोई ऐसी विशेष सेवा नहीं कर सकते, लेकिन आपका चिंतन मनन तन मन धन से आपको करना चाहिए। तो स्थानीय लेवल पर हम सक्रिय रहे। उस सक्रियता का ये लाभ रहा कि हमारे आसपास के क्षेत्र में हमारा नाम गया। तो जब भी कोई समाज का व्यक्ति आया, हमारे से जो सहयोग चाहा, हमने तन से मन से धन से सहयोग किया। हमें करेरा समाज में भी जब सम्मान नहीं होता था उस समय सम्मान किया। 2007 में हमारे राष्ट्रीय स्तर का अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा एक बहुत बड़ा सम्मानित बैनर है, बहुत बड़ी संस्था है। उसमें मुझे पूरे 84 क्षेत्र का, जिसमें मतलब पूरे देश को 11 भागों में बांटा है, उसमें एक पार्ट देश का जिसमें अहमदाबाद भी है, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ये सब आता है, उसमें केवल एकमात्र एक व्यक्ति को जो बगैर पद पे रहे समाज सेवा करता है। मेरी कभी कोई पद पे रहने की लालसा नहीं रही और बगैर पद पे रहे समाज सेवा की। उस समय झांसी में 2007 में अधिवेशन हुआ, उसमें मुझे सम्मान किया गया। जो अधिवेशन हमारा भोपाल में पूरे राष्ट्रीय स्तर का हुआ, उसमें मुझे पूरे देश के 5 विशेष लोगों का सम्मान किया गया, जबकि 4 तो हमारे देश के वैसे ही बहुत ग्रेट परिवार थे। मैं तो बगैर कुछ किए समाज के लोगों के नज़रों में अपनी छवि अच्छी बना पाया। उनने क्या सोच के सम्मान किया ये मेरी भी समझ में नहीं आया। मैथिली शरण गुप्त का परिवार, तो मैथिली शरण गुप्त जी सब देश को, वो तो समाज को क्या दे गए, पूरे राष्ट्र को दे गए, पूरे विश्व को दे गए। इतना सब लिख गए अपने साहित्यिक वाणी में कि आज भी देश के विद्वान लोग उनकी रचनाओं को आज भी याद करते हैं, पढ़ते हैं और दिशा मिलती है। गायत्री परिवार में हमारे समाज के चेतन जी रहे, उनके परिवार को सम्मानित किया गया।
उन 4 विशेष लोगों में मुझे सम्मानित किया गया और वो पूरे देश के राष्ट्र के जो भोपाल में आए थे उसमें पूरे राष्ट्र में स्पेशल सम्मान मुझे दिया गया था। ये तो मेरे लिए गौरव और गर्व की बात है। तो परिवर्तन की बात आपने की है तो निश्चित रूप से प्रकृति का नियम है परिवर्तन करना और परिवर्तन होते भी हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि समाज सेवा का जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। पहले जो समाज सेवा शब्द का अर्थ था वास्तविक रूप से लोग सेवा करते थे समाज में जाके, लेकिन आज कहीं ना कहीं इसका स्वरूप बदला है, इसमें भी परिवर्तन आया है। समाज सेवा के नाम पर अब वो सेवा लोग नहीं कर रहे हैं जो वास्तव में करनी पड़ती थी। इसको लेके क्या कहेंगे, इसका जो स्वरूप बदला है? आज स्वरूप नहीं बदला, आज का व्यक्ति समाज सेवा नहीं करना चाहता। सिर्फ और सिर्फ जो मैं गहराई में गया हूँ, बड़े लेवल पर गया हूँ, तो उसमें मैंने देखा है कि आदमी को पैसा की भूख है बहुत ज़्यादा, पद की भूख है, करना कुछ चाहता नहीं है, पाना बहुत चाहता है। मंच माला माइक का शौकीन हो गया है। पहले सेवा करता था उसे समाज सेवी कहते हैं, अब व्यक्ति प्रदर्शन करता है और समाज सेवियों में नाम लिखाना चाहता है। तो समाज सेवा करने वाले लोग हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी संख्या बल बहुत ज़्यादा है जो सम्मान चाहते हैं और वास्तविकता में वो समाज सेवा नहीं करते। जी, एक खासियत और आपकी देखी गई है कि जब जब कोई भी मतदान आता हो, चाहे वो नगर पंचायत का मतदान हो, विधानसभा का मतदान हो या लोकसभा का मतदान हो, मतदान के दिन आप अपने पोलिंग बूथ पर पंक्ति में सबसे पहले खड़े नजर आते हैं और आपका अब तक का जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि पहला वोट, पहला मत आपने ही डाला है। इसको लेके क्या कहेंगे कि कब से ये सब कर रहे हैं और मतदान व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पर भी थोड़ा बताइए। पहला मतदान की शुरुआत तो संयोग से हुई। मेरे दिमाग में था, मैं व्यवसायी हूँ, व्यवसायी को रहता है कि बोनी हो जाए, तो मैंने अपने जिसका मैं समर्थक था उसको मैंने पहला मत दिया। मेरा ये दिमाग में रहा कि यार मैं सबसे पहले डालूंगा तो इस पेटी में पहली बोनी होगी तो उन्हीं की होगी। तो अपन पहला मतदान करने लगे और अपन ने जिसको मत दिया वो विजयी हो गया। वो विजयी हो गया तो ये मेरी साइकोलॉजी हुई यार कि मैंने जिसको मत दिया वो विजयी हो गया। लेकिन आगे चल के वो मैंने आदत बनाई, मैंने अपने ये मतदान देने का कर्तव्य समझा। ये भी मैंने समझा कि और लोग मुझे देख के भी उस तरह से मतदान के प्रति प्रेरित हूँ, तो मैं पहला मतदान करने लगा। जब पहला मतदान करने लगा तो बस्ती में अनाउंस पत्रकारों के ज्ञान में आया तो उन्होंने पेपर्स में डाल दिया, कहीं तरह से अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो वो प्रचारित हो गया। तो फिर लोग मेरे पीछे पड़े। तो पहला मतदान करने के लिए मुझे 2-2 घंटे, 2.5 घंटे पहले मतदान के पहले जाना पड़ा। लेकिन अभी ज़रूर मेरा ये अभी जो विधानसभा 2020 का हुआ नवंबर में, वो ज़रूर मेरा तकलीफ वाला विषय रहा। मुझे कोरोना हो गया था, उस वजह से पूरे देश में इस तरह की महामारी थी, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा और जीवन में ये मेरा बड़ा पश्चाताप, मतलब तकलीफ रहेगी, पश्चाताप मुझे रहेगा कि मैं मतदान नहीं कर पाया। जैसा अभी आपने कहा कि आपकी एक मानसिकता बनी थी कि जिसको आप वोट करते हैं, पहला वोट जिसको हो जाता है, जिसको व्यावसायिक भाषा में कहें तो वो नहीं, वो व्यक्ति जीतता है। ऐसा कितने मौके आए कि आपने जिसको पहला मत दिया वो विजय हुआ, या आपकी जो ये भ्रांति थी ये कब टूटी? ये टूटी है मेरी लगभग 2000 के आसपास माने हैं। पहले मैं करता था, मैं जिसको मत देता था वो विजयी हो जाता था। फिर वो इस तरह से आया कि विधानसभा में मैंने जिस व्यक्ति को दिया वो हार गया। वो तब से मेरी बोनी टूटी। और फिर अब कई बार ऐसा होता है कि जिसको मैं मत देता हूँ वो विजयी भी हो जाते हैं और पराजित भी हो जाते हैं। व्यवसाय की परंपरा जो विरासत में आपको मिली है, इसको आपने लगातार जारी रखा है, क्योंकि बेटा आपका नौकरी करता था जी। लेकिन वो नौकरी छोड़ के फिर आपके साथ व्यवसाय में आया है और एक सीमेंट का ही बड़े स्तर पर, जिसमें कहें कि 3 जिलों का संयुक्त रूप से काम शुरू किया है। तो ये व्यवसाय की परंपरा जारी रखने के लिए क्या आपके मन में आया? नौकरी बेटे ने छोड़ी, फिर व्यवसाय शुरू किया? नहीं, एक्चुअल मैं तो करेरा में विक्रेता बन के काम करता था। कुछ समय काल परिस्थिति ऐसी बनी कि हमें
पहले 2 जिले का काम मिला, फिर 4 जिले का भी काम मिला, आज 2 ही जिले का काम है, जिसको हम अपनी व्यावसायिक टर्म में सेल्स प्रमोटर से अंदर बोलते हैं। वो आ गया तो वो एक्चुअल आजकल नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कंप्यूटराइज्ड काम है, उतना मैं नहीं समझता, तो बालक को बुलाना पड़ा, मैन पावर भी ज़रूरत थी तो बालक को बुलाया। एक्चुअल आजकल का जो व्यवसाय है वो जो शिक्षित बच्चे हो गए हैं उनके लेवल का व्यवसाय हो गया है, तो उसको भी बुला लिया। तो ये भी करेरा की बस्ती का, करेरा के लोगों का मेरे प्रति भरोसा, मेरे प्रति सहानुभूति, मेरा सहयोग करना, उसका ये प्रतिफल है कि अपने को इस तरह का व्यापार मिल गया। जबकि ये डिस्ट्रिक्ट प्लेस का काम है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस के व्यक्ति को मिलता है, लेकिन यहाँ मेरी छवि साफ स्वच्छ लोगों ने इतनी बना दी कि धीरे धीरे चल के मैसेज कंपनियों पे भी पहुँचा और उन्होंने इस छोटे से प्लेस के व्यक्ति को शिवपुर जिले का काम दे दिया। पुत्र वधू जो है राखी, जिसका नाम है शायद जहाँ तक मेरी जानकारी में है डॉक्टर राखी, ये डॉक्टर भी बनी है, लेकिन प्रैक्टिस उसने शुरू नहीं की यहाँ आने के बाद, करेरा आने के बाद। तो क्या कहेंगे, ये बहू की मर्जी थी या आपकी मर्जी थी? ये सब था क्या कि वो चिकित्सक होने के बावजूद भी वर्तमान में एक हाउस वाइफ है? नहीं, वो हाउस वाइफ है, वो अपने लेवल पे एक्चुअल जिनको चिकित्सा चाहिए उन्हें निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करा देती है। साथ में हमारा पारिवारिक परिवेश कुछ इस तरह का है कि शिक्षक तो हमें व्यक्ति को चाहिए जिससे कि परिवार का डेवलपमेंट तभी होगा, और पैसे के लिए एक्चुअल हमारा सोच और चिंतन नहीं रहा और इसलिए उसको सर्विस अपन ने नहीं कराई। आज देश में चिकित्सक की कमी है, वह अभी भी लोगों को जिनको चिकित्सा की ज़रूरत है, कुछ इस तरह के लोग हैं तो उन्हें परामर्श बिल्कुल देती है। लेकिन हमारा परिवेश कुछ इस तरह का रहा कि घर में कोई शासकीय सेवा में नहीं रहा, तो ये है। लेकिन हमारी ओर से कोई इस तरह का नहीं रहा कि नहीं चिकित्सा ना करिए, उससे हमारे परिवार का परिवेश समझ में आया और उन्होंने भी कभी ऐसी इच्छा व्यक्त नहीं की कि नहीं मुझे ऐसा करना है। खास बात और देखी गई है कि पुलिस विभाग, जिससे आम तौर पर देखा जाए तो लोग बड़ा दूर भागते हैं, क्योंकि कहावत भी है पुलिस की न दोस्ती अच्छी और न दुश्मनी। लेकिन आपका जो परिवार रहा है उसका लगाव पुलिस विभाग से काफ़ी रहा है। आज भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो कि आपसे विशेष स्नेह रखते हैं, यहाँ से जाने के बाद भी सतत रूप से आपके संपर्क में है। तो पुलिस से लगाव कैसे हुआ, ये इसकी कहानी क्या है? ये पहले क्या है, गांव में प्रमुख 1-2 घर होते थे, तो कोई भी शासकीय सेवक आता था तो उस गांव का जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था उसके घर ही जाते थे, उसी के घर रुकते थे। तो ये हमारे घर में जब भी हम पिछोर परगने के बामोर डामरोन के रहने वाले हैं तो वहाँ भी जो भी थाने से परगने से जो भी शासकीय सेवक अधिकारी कर्मचारी जो भी आएंगे वो हमारे घर रुकेंगे, हमारे घर भोजन होगा और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे घर में सरपंची भी रही, हमारे घर में पटेली रही, उस हिसाब से गांव का ठीक ठाक परिवार होने के नाते व्यक्ति आते रहे, आवागमन का साधन रहा नहीं, तो कोई भी व्यक्ति जब गांव आएगा तो वो वहीं स्टॉप करेगा। तो हमारा कोई पुलिस विभाग केवल से नहीं है, कोई भी शासकीय सेवक हमारे परगने का है, जिले का है, जब भी हमारे गांव में आएगा उसको निवास देना, उसको भोजन देना, हमारे परिवार की, हमारे बाबा की, हमारे पिताजी की इस सिस्टम में रहा, वो रिलेशन रहते हैं। और पुलिस विभाग वाले भी ये चाहते हैं कि सुबह से शाम अपराधियों के बीच रहते हैं, हमें भी कोई भला व्यक्ति मिले। उनकी भी चाहत होती है और हमें भी ये लगता है कि हमें भी 4 भले लोग मिले, और जब वो भले भले होंगे मिलेंगे तो लोगों ने जो अपराध करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत काम कराना चाहते हैं, उनके लिए वो गलत हैं। अदरवाइज आप ये माने कि 35-37 वर्षों से मेरी भी पुलिस विभाग से बहुत करीबी है। वो निश्चित रूप से देश सेवा करते हैं, वो राष्ट्र सेवा करते हैं। 16 सिपाही 150 गाँव को रखाते हैं। अगर पुलिस विभाग ना हो, जो मैंने चिंतन किया, पुलिस विभाग ना हो तो ये आदमी तो आदमी से आदमी नहीं कहता साहब,
हमें तो सैल्यूट करना चाहिए, हमें सलाम करना चाहिए। आपके यहाँ से जो परिचित है निकल जाता है, आप लोगों को सड़क से बुलाते हैं साहब। नहीं आप जैसे बंदा निकल रहा होता है, आप बिल्कुल उसको रोकेंगे, टोकेंगे और आप बुलाएंगे, नहीं साहब आइए, बैठिए, गद्दी पे बिठाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जब तक वो समाज में नहीं बैठेगा तब तक उसे आनंद नहीं मिलेगा। एक्चुअल आज हम सत्संग में नहीं जाते, अगर उन्हें हमने बुलाया है और बिठाला है तो उनसे निश्चित रूप से हमारी बातों का आदान प्रदान हुआ, वही हमारा सत्संग है। तो हमने तो उनसे सीखा है, जब भी कोई आया है, बैठा है, उसकी अच्छाइयों को देखा है और निश्चित रूप से उनकी अच्छाइयों को, भाई बुलाते तो अपन अच्छे व्यक्ति को हैं, और जब अच्छा व्यक्ति होगा तो अच्छा तभी होगा जब उस पर कुछ अच्छाई होंगी, और उसके बैठने से निश्चित रूप से हमारे आचरण में, हमारे स्वभाव में, हमारी प्रकृति में सुधार होगा। कौन नहीं चाहेगा कि सत्संग हो और उनके अच्छे चरित्र हम में आए। तो ये थे आज की मुलाकात में हमारे साथ सुरेश बंधु, जिन्होंने कि अपने पिता की विरासत को, व्यवसाय को जारी रखा है और उस परंपरा का निर्वहन आगे भी जारी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे को व्यवसाय में ही आगे ले जाने का प्रयास भी किया है। बहुत सारी खूबियां इनकी हैं समाज सेवी के रूप में और व्यवसायी के रूप में, जो सारी अभी आपने इनके मुख से ही सुनी है। अगली एक मुलाकात में नई शख्सियत के साथ फिर आपसे होंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, करेरा।